तो ये है नया नवेला सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा। इसके साथ जो मैंने टाइम निकाला है ऑलमोस्ट 120 घंटे 5 दिन यूज करने के बाद में जो एक्सपीरियंस था वो शेयर करूंगा कि परफॉर्मेंस में कितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स हुई है, क्योंकि बाकी प्राइवेसी डिस्प्ले वो सब तो चीज आप देख के आ चुके हो। बैटरी एक्सपीरियंस और कहां पर ये लैग भी करता है वो सारे चीज हम समझेंगे, और जो नए AI आए हैं उनके बारे में भी आपको डिटेल में समझा दूंगा कि कितना रियल लाइफ यूज के सिनारियो में ज्यादा अच्छा काम हुआ भी है या नहीं हो पाया। और जस्ट मैं एक बता दूं, मैं इसके पहले भी यूज कर चुका हूं जो सैमसंग के S25 अल्ट्रा और उसके पहले S24 अल्ट्रा, इवन S23 अल्ट्रा भी। तो जो पिछले फोन से क्या क्या इंप्रूवमेंट्स होकर आ रखी है वो भी मुझे पता है, तो मैं आपको ऐसे क्लियरली बता सकता हूं कि कितने मेजर अपग्रेड्स हुए हैं इस फोन पर और किन लोगों के लिए ये फोन ज्यादा अच्छा बनकर आएगा। देखो, आगे जाने से पहले मैंने ना मेरे YouTube पर कम्युनिटी पोल डाला था और वहां पर पूछा था कि अगर आपके पास अभी मतलब 1 लाख डाल दिया था, 1 लाख के अबव अगर आपके पास पैसा है तो आप कौन सा फोन ज्यादा रेकमेंड करोगे या लेने के लिए जाओगे। तो उसमें ऑलमोस्ट 46,000 प्लस वोट आ चुके हैं, अभी तो 48,000 प्लस हो चुके हैं, जिसमें 63 to 64% सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा को आया है कि वो खरीदेंगे हम। मतलब मैं भी वो वोट देख के एक्चुअल में शॉक था, और वो जो वोटिंग देख के मुझे भी फील हुआ कि भाई लोग ज्यादा इस बार मन बना के रखे हुए हैं S26 अल्ट्रा को लेकर। तो चलो देखते हैं आप जिन्होंने वोट करा है और मैं कितना ज्यादा सही हूं इस फोन को लेकर। स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस पे। तो पावर के लिए यहाँ पर S26 अल्ट्रा पर इन्होंने जो प्रोसेसर डाला था ना वो है स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 फॉर गैलेक्सी। अब यहाँ पर गैलेक्सी इसलिए बोला गया क्योंकि सैमसंग इन प्रोसेसर पे अपनी ट्विकिंग करता है, पावर चेंज करता है और थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें निकाल के देता है। और जो इनके छोटे भाई है, मतलब जो S26 और S26 प्लस है, वहां पर Exynos की तरफ गए हैं, जो इनका लेटेस्ट Exynos 2600 है। उसको भी ना मैं आने वाले टाइम में चेक करूंगा कि कितना ज्यादा इंप्रूव हुआ है नहीं हुआ है, वो सारी चीजें भी मैं लेकर आऊंगा। और वो जो प्रोसेसर है ना 2 nm पर बने हुए हैं, वो एक इंटरेस्टिंग चीज होगा उनको चेक करने को लेकर। और ये जो स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 है ये 3 nm पे बना हुआ है। तो यहाँ पर जो पावर इस बार ये निकाल के दे रहा है ना, पिछले फोन से या S24 अल्ट्रा या S25 अल्ट्रा से देखूंगा तो एक्सट्रीम नंबर चेंज करे, क्योंकि ऑलमोस्ट 4 मिलियन टच ही होने वाले थे और 3.9 मिलियन के ऊपर के स्कोर्स आए हैं। और रैम भी फास्टर थी और स्टोरेज भी फास्टर आती है, और CPU थ्रॉटल पर अभी फिलहाल 62% निकाल रहा है, लेकिन इतना है कि मुझे ऐसा लगता है कि आने वाली कुछ अपडेट्स में ये चीज और फिक्स हो जाएगी आराम से। बाकी सिंगल कोर, मल्टी कोर और GPU की परफॉर्मेंस देखोगे ना तो यहाँ पर अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने मिलता है। और अगर मार्केट में जो आप आईफोन से भी इसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करने जाते हो तो Antutu बेंचमार्क पर लाइक iPhone 17 Pro Max पर इसकी जो Antutu बेंचमार्क के स्कोर्स है वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। तो बाकी देखो, ये जो नंबर्स आप अभी दूसरे फोन से कभी कंपेयर करने जाओगे तो आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे। रियलिटी देखो ऐसी है कि आप इस पर कुछ भी चलाओ, आप हेवी एंड गेम्स चला लो, नॉर्मल एप्लीकेशन चला लो, मल्टीटास्किंग कर लो, सभी सिनारियो में अच्छा है। लाइक अगर मैं सुबह उठ के जब मैं फोन देख रहा था तो मेरा इंस्टाग्राम और यूट्यूब स्टूडियोज वगैरह सब अच्छे से चेक कर पाता, मतलब ऐसा नहीं कि कहीं लैगीनेस ऐसा कुछ भी है। तो यहाँ पर मैंने जितने मैक्सिमम एप्लीकेशन चलाए थे ना, 10 से ज्यादा भी इवन मैं चला लेता हूँ, 15 से ज्यादा भी एप्लीकेशन को एक साथ चला रहा था, तो मुझे एक एप्लीकेशन से दूसरे पे जाने पर ऐसा कोई लैग से कोई स्विचिंग स्टटर वगैरह होते हैं ना, वो कुछ फील नहीं हुआ है, क्योंकि एनिमेशंस भी बहुत ज्यादा स्मूथ करके रखे हुए हैं। और जो मैंने कहा था ना कि और गैलेक्सी और जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस One UI 8.5 का कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा चीजों को स्मूथ भी बना देता है। और रैम मैनेजमेंट भी एक एप्लीकेशन से, या फिर आपने कोई बहुत देर तक एप्लीकेशन खोल रखी है वापस उस पर आते हो तो रैम मैनेजमेंट में वो एप्लीकेशन रहती है लॉन्ग टाइम तक। और जस्ट मैं आपको बता दूं, आने वाले टाइम पे हम S26 अल्ट्रा वर्सेस iPhone 17 Pro Max का कंपैरिजन करने वाले हैं टेकी पाठशाला स्टाइल में, जो मैं ऑलवेज करते आया हूं। और वहां पर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, कोई चीजें ऐड ऑन करनी है नहीं करनी है, वो जस्ट कमेंट में बता देना, क्योंकि टेस्टिंग पे काम चालू हो चुका है और बहुत टाइम लगता है उस चीज को भी होने में। कम से कम 2 दिन तो टेस्टिंग में चले जाते हैं, बेंचमार्क, बैटरी ड्रेन एंड ऑल वगैरह सब चीजों को लेकर। तो वो वीडियो के लिए भी कुछ क्वेश्चंस है तो इसी वीडियो के अंदर छोड़ देना भाई। अब अगर मैं जेन्युइनली परफॉर्मेंस पे ज्यादा बात करूं मेरी स्टाइल में, तो गेमिंग अगर मैं सबसे पहले कोई चीज रखता हूं वो है BGMI। और देखो, इस फोन में गेमिंग का जो एक्सपीरियंस मेरा रहा ना, तो क्योंकि अभी तो ये फोन 90 FPS अनलॉक करके देता है, और उस 90 FPS के हिसाब से फोन ओवरऑल बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। इवन इनका जो पिछला S25 अल्ट्रा आता था जिसमें 120 FPS आता है, और उसमें भी फोन दी बेस्ट परफॉर्मेंस निकाल रहा था। और अब की तो बार तो प्रोसेसर भी अपग्रेड हुआ है जिसमें ज्यादा पावर निकल कर आ रही है। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि अभी 90 FPS है, बट कुछ
कुछ दिन रुक जाओगे ना, या फिर नया इवेंट आएगा ना BGMI का, या कोई पैच अपडेट आ गई, तो वहां पर ये आराम से 120 लेकर आएगा और इवन 120 बहुत अच्छी तरीके से चला के भी देगा। ये मैं आपको एकदम श्योरली कह सकता हूँ प्रीवियस S25 अल्ट्रा की परफॉर्मेंस के बाद में। और ये एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है कि भाई ये फोन हल्का हो चुका है। अब उस हल्केपन की वजह से ना फोन अच्छी तरीके से तो ग्रिप होता है, और इवन ये ग्रिप है ना इतनी ज्यादा सॉलिड है, मतलब अगर मैं बता दूं फोन ये मेरा फिंगर यहाँ पर मैं होल्ड कर सकता हूं। अगर आप 3 फिंगर प्लेयर हो तो आराम से ये एक तरीके का सपोर्ट बनता है। इवन यहाँ पर जो इनका नया गेमिंग कंट्रोल पैनल आया ना, तो उस पर आप परफॉर्मेंस को और बूस्ट लेके जा सकते हो। वहां पर परफॉर्मेंस मोड आ चुका है, और अगर आपको FPS मॉनिटर करने तो इस बार डायरेक्टली सैमसंग ने ऑप्शन दे दिया भाई। इस बार को जाके अंदर कुछ करना नहीं है, सिर्फ 1 टैप करो, FPS मीटर आपके सामने, CPU हो गया, GPU हो गया, कितना यूज हो रहा है वो सब कुछ आप देख सकते हो। तो कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस बार, और सिस्टम आप अपने हिसाब से प्रॉपर मॉनिटर कर सकते हो। और जितनी भी टेस्टिंग मैंने करी है, ये कोई AC वाली टेस्टिंग नहीं है, मतलब नॉर्मल हम लोग जो फैन के नीचे बैठते हैं, कहीं भी काउच पे बैठ जाते हैं या कहीं चिल करने बैठे हैं, तब का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और अगर मैं 2 घंटे का कंटिन्यूस BGMI का एक्सपीरियंस दूं तो बहुत अच्छी तरीके से थर्मल्स को मेंटेन रखता है, और यहाँ पर गेमिंग एक्सपीरियंस सुपर बना के रखता है। और यहाँ पर और ऑप्शंस आए जैसे टच बूस्टर हो गया, इवन फ्लोटिंग मेन्यू हो गया, और टच प्रोटेक्शन हो गया, और भी मतलब कॉर्नर वगैरह पे ऐसे जो सडन टच हो जाते हैं ना, उन सब चीजों का ब्लॉकेज भी आ चुका है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर BGMI नहीं रखा, इस बार मैंने थोड़ा सा और आगे गया, और जहां पर अगर आप टॉम रेडर जो नया गेम आया, पेड गेम है, बेसिकली AAA टाइटल गेम था PS वगैरह के लिए, कंसोल्स वगैरह के लिए, अब वो एंड्रॉइड में भी आ चुका है। तो मैंने यहाँ पर उसे बाय किया, खेला, और जो मैंने उसमें 2 ऑप्शंस आते हैं। एक तो आप ग्राफिक्स वाला रख लो तो उसमें आपको 30 FPS ही मिलता है, तो थोड़ी देर आधे घंटे खेल के देखा तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छी तरीके से थर्मल्स को मैनेज कर लेता है। फिर परफॉर्मेंस मोड आता है जो मैक्सिमम 40 FPS ही दे पाता है, और उस 40 FPS पर जो मैंने गेम प्ले करके देखा है हाफ एन आवर का भी अगर मैं बता दूं तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ जाता है। उसके बाद में आपका जेंशन इंपैक्ट हो गया, हाफ एन आवर की गेमिंग एक्सपीरियंस पर मैक्सिमम FPS पर जितना परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकता था वो करके देखा, और वहां पर भी एक्सपीरियंस अच्छा था। और उसके बाद में आपका जो रे ट्रेसिंग गेम्स हो गए उन पर भी मैंने खेल के देखे भाई, रिफ्लेक्शन, शैडोज वगैरह बहुत अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट करता है और अच्छा एक्सपीरियंस बना के रखता है। और वुदरिंग वेव्स है वो भी मैंने खेल के देखा, हाफ एन आवर गेमिंग एक्सपीरियंस। सोचो 50 GB सिर्फ डेटा फाइल लेता है वो गेम इतना ज्यादा हैवी है, और इवन 50 GB का उससे थोड़ा ज्यादा ही लेता है। तो उसके बाद में भी जो गेमिंग एक्सपीरियंस बनता है वुदरिंग वेव्स पे हाफ एन आवर का, वो भी अच्छा निकल कर आता है। बेसिकली मैंने जो परफॉर्मेंस को लेकर बात करी है ना, जहां पर गेमिंग अगर आपकी ज्यादा प्रायोरिटीज है, वहां पर वो कॉलम आपका पूरी तरीके से फुलफिल होता है, और आराम से आप बिना किसी कंप्लेंट के गेमिंग कर सकते हो। मैं कह सकता हूं एंड्रॉइड में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस आपके सामने अभी अवेलेबल है, जहां पर सभी चीजों के साथ में परफॉर्मेंस भी आप मेजर तरीके से यूज कर सकते हो स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 के साथ में S26 अल्ट्रा पर। और देखो ये जब है ना फोन ऐसे ना कुछ मेजर अपग्रेड के साथ नहीं आते, एकदम से सडनली कोई ऐसा ड्रास्टिक चेंज नहीं होता, डे बाय डे ना ब्रांड इन चीजों को ठीक करते जाता है। जैसे अगर मैं पिछली बात करूंगा S23 अल्ट्रा से, तो यहाँ पर S24 अल्ट्रा से बेटर परफॉर्मेंस हुई। तो इस बार मैं कहूंगा आराम से मतलब 20% तक की ऊपर की जो परफॉर्मेंस है ना लास्ट ईयर से हमको देखने मिलती है। अब जैसे देखो डे बाय डे ना मतलब क्या होता है कि जब वो नए लॉन्च होते हैं, जैसे कि इसके अंदर आप देखोगे तो ज्यादा डिजाइन में आपको चेंजेस देखने नहीं मिले, लेकिन जो इंटरनल चेंजेस है वो बहुत ज्यादा मेजर तरीके से होते रहते हैं। जैसे कि S25 अल्ट्रा से S26 अल्ट्रा पर आते हो तो वहां पर 20 to 25% तक का आपको परफॉर्मेंस और बाकी सब चीजों में बूस्ट जरूर देखने मिलता है। और जो ये नया VC चेंबर कूलिंग यहाँ पर हमको मिलता है, उसकी वजह से 20-21% तक का हमको परफॉर्मेंस में बूस्ट देखने मिलता है। थर्मल्स को अच्छी तरीके से मैनेज करता है ये पार्ट। हेवी एंड परफॉर्मेंस वाले जितने भी ले उन सभी चीजों को टिक कर देता है, ऐसा कहीं नहीं रुका ये फोन। अब अगर मैं बैटरी वाले सेगमेंट में आता हूं तो वहां पर अभी भी ये 5000 mAh पे, पिछला वाला और पिछले वाला फोन भी 5000 mAh में था। यहाँ पर इन्होंने ज्यादा मतलब बड़े नंबर्स पे नहीं गए, 7000 6000 ऐसा, और जो कि एक ऑफ कोर्स एक अलग पार्ट है। बट एक चीज है कि EU के कुछ रूल्स है जो अलग अलग कंट्रीज में बहुत अलग अलग है, तो वहां पर कुछ फोन है कि नहीं 5000 के ऊपर नहीं लेके जा सकते, वहां पर उन स्टैंडर्ड्स को अलग तरीके से फुलफिल करना पड़ता है। तो वो एक अलग पार्ट है, शायद वो एक रीजन होगा आने वाले टाइम पे ये और बढ़ेंगे। पर ये 5000 नए प्रोसेसर के साथ में अच्छा खासा ऑप्टिमाइज्ड है, और 3nm प्रोसेसर है जो आपका मैं कहूंगा पूरे दिन का बैटरी बैकअप इजीली निकाल सकते हो। तो देखो मैंने जितना इन 5 दिनों के अंदर फोन का एक एक्सपीरियंस सिंपल है बता दूंगा कि बैटरी को लेकर मुझे आराम से एक्सपीरियंस आया। मतलब अगर मैं जब गेमिंग कर रहा हूं तो ऑफकोर्स शाम को एक बार चार्ज करना पड़ता है, और जिस दिन मेरा हेवी एंड टेस्ट चल रहा था। बट अगर मैं नॉर्मल यूज के सिनेरियो, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कॉल्स वगैरह, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, इन सब चीजों को कंबाइन करूंगा ना, तो वहां पर फोन अच्छी तरीके से फुल डे निकाल लेता है। बट ये यूज के सिनेरियो सबके लिए कंप्लीटली अलग है, आपका अलग एक्सपीरियंस है, किस दिन आप क्या यूज कर रहे हो, किस दिन कोई पार्टी में चले गए, शादी में चले गए, तो वहां पर आपने ज्यादा फोन कैमरास वगैरह, वीडियोस वगैरह बनाने में यूज करी, ट्रैवलिंग में नेटवर्क वगैरह स्विच हुए, तो उसमें आपको एक बार फोन को और चार्ज करना पड़ सकता है। बट यहाँ पर भी एक रिलीफ लेकर आया है कि ये जो बैटरी है ना, इस बार इन्होंने चार्जिंग की स्पीड को बढ़ा दिया। पहले 45 वॉट था, अब ये 60
60 वॉट पर आ गए। इवन वायरलेस चार्जिंग भी जो है वो भी इंप्रूव कर दी है, पहले 15 वॉट पे थी, अभी अराउंड आई थिंक 25 वॉट के आसपास मिलती है। हाँ, यहाँ पर वो आपको कॉइल वाला सिस्टम नहीं मिलता कि मैक्सएप्स की तरह आप चिपका दो एसेसरीज वगैरह, वो ऑप्शन तो अभी भी नहीं डाला है। बट आपके पास एक तरीका है, आफ्टर मार्केट आप कवर वगैरह ले सकते हो इस तरीके के, या फिर आपके पास जो भी चिपकाने वाला काम है, चार्जिंग वाला काम है, वो कर सकते हो। बट अगर मैं एक दिन का हार्डकोर सिनेरियो बताता हूँ, अगर सुबह 8 बजे उस टाइम में उठा था, दिन भर मैंने फोन चलाया जिसमें 1 घंटे से ज्यादा की गेमिंग थी, कांस्टेंट आपका सोशल मीडिया हो गया, अपना इंस्टाग्राम वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह, 2 से 2.5-3 घंटे का यूट्यूब एक्सपीरियंस, मतलब कुछ कंटेंट देख लिया खाते टाइम पे, लंच के टाइम पे, डिनर के टाइम पे, और अराउंड मेरे हिसाब से नेविगेशन भी मुझे उस दिन यूज करनी पड़ी थी हाफ एन आवर के तकरीबन, और कॉल्स और मैसेजेस व्हाट्सएप वगैरह वो तो रहते ही हैं। तो ये सब यूज करने के बाद में रात को 11 बजे बैटरी अराउंड 18% बची, तो जो कि एक अच्छा एक्सपीरियंस माना जाएगा। मतलब ये हार्डकोर सिनेरियो भी था और एक नॉर्मल यूज केस सिनेरियो भी बना इसमें। और अगर आप और कम यूज करोगे तो बैटरी और अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज भी देखने मिलती है। परफॉर्मेंस के सारे नंबर को टिक करने के बाद में अब जो इनका गैलेक्सी देखते हैं, जो गैलेक्सी AI आया हुआ है, क्या नया कुछ लेकर है। पुराने जो फीचर थे वो सारे सब कुछ मिलते हैं, उनको कुछ छेड़ा नहीं है, बट अभी इनको इंप्रूव करा है। एक सबसे पहला खास फीचर है नाउ नच करके, क्योंकि अगर समझ लो एक सिंपल एक्सपीरियंस, अगर आपका कल 10 बजे फुटबॉल मैच है, आप खेलने जाने वाले हो टर्फ में, तो आप 10 बजे का आपने कैलेंडर व्हाट्सएप में कहीं भी आपने रख दिया। अब वहीं 10 बजे आपकी मॉम बोलती है कि आपको 10 बजे कहीं रिलेटिव की इधर हमको चलना है, तो जब आप वो मैसेज वगैरह में टाइप कर रहे हो कि भाई मॉम डैड वगैरह से बात कर रहे हो, दोस्त से बात कर रहे हो कि 10 बजे का आपका कल का कोई दूसरा प्लान बन गया, तो वहां पर रिकमेंडेशन या फिर आपके सामने पूरा मैसेज में पॉप हो जाएगा कीबोर्ड में कि भाई आपका कल 10 बजे का टर्फ का मैच है, तो आप देख लो अभी क्या करना है, आपको सेम रखना है कि चेंज करना है। और नाउ ब्रीफ तो अभी भी आता है, वहां पर आपका पूरा दिन का जो शेड्यूल है, या फिर मैं कहूंगा पूरे दिन जो आपने चीजें यूज करी है, उस हिसाब से आपको पूरी तरीके से डिटेल ब्रीफ निकाल के देते रहता है। अभी ये एक और बहुत काम की चीज है, जैसे कि आपको ना बहुत सारे इंश्योरेंस के कॉल्स आते हैं, लोन ले लो कॉल आते हैं, क्रेडिट कार्ड का कॉल आता है, तो या फिर आपका ऐसा कोई पर्सन जिससे आपको डायरेक्टली बात नहीं करनी, तो इसका जो AI है वो बात कर लेगा कि कौन है, क्या बात करनी है, क्या काम है, फिर वो अपना इंट्रोडक्शन देगा, तो आप पूरा ट्रांसक्रिप्ट के थ्रू देख सकते हो। उसके बाद में आपको कॉल लेनी है नहीं लेनी वो आपके ऊपर है। तो बेसिकली स्पैम कॉल्स जो आते हैं ना, जो उनसे बहुत बड़ा रिलीफ निकाल के देता है, और मुझे बहुत सही फीचर लगा है। मतलब बहुत ज्यादा स्पैम कॉल्स आ जाते हैं, भाई कार्ड ले ले, ये ले 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 ले, वो बादशाह वाली मूवमेंट हो जाती है। अगर कुछ एडवांस कहें तो नहीं चुंजुस वाला साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप। ले 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 ले। बाकी सर्कल टू सर्च ऑलवेज बेस्ट था और अभी भी बेस्ट है। बाकी फोटो एडिटिंग में जनरेटिव फिल और ऑब्जेक्ट इरेजर तो पहले भी था, अभी भी है, उसको मूव वगैरह करना है, वो सारा चीज भी है। बट अभी एक नया फीचर आया है कि आप सपोज आपने केक मंगाया है, आपने खा लिया है, ऐसी कोई चीज है, जैसे कि एक एग्जांपल, मैं अपनी बैल्कनी में खड़ा हूं और मुझे बैकग्राउंड में लोकेशन कहीं और चाहिए, मैं कहीं जू वगैरह में पहुंच गया, उस हिसाब से तो आपको बस कमांड देनी है और उसके बाद में आपके सामने पूरा चेंज कर देता है। और उसके बाद में जो यहाँ पर ये जो नया डिजाइन देखते हो कैमरा मॉड्यूल्स पर, वो भी एक पॉजिटिव लगता है, क्योंकि यहाँ पर चीजें अभी और बेटर हो रखी है। और एक चीज है, ये फोन अभी तक का जो गैलेक्सी डिवाइस है सबसे पतला डिवाइस है और इवन हल्का डिवाइस भी है, तो डिजाइन को लेकर जो भी ज्यादा मेजर चेंज नहीं है, बट जो छोटे चेंजेस है, जैसे कि यहाँ पर अभी ये राउंड जो एरिया था अभी ये और ज्यादा राउंड हो गया है, तो जिसकी वजह से अभी ये हाथ में चुभता नहीं है। और इवन इस तरीके से भी शैम्फर्ड एजेस को थोड़ा सा राउंडेड करा है, तो वो भी अच्छा लगता है। बेजल्स तो ऑलरेडी कम पतले आते हैं। और अगर आप सैमसंग वेबसाइट पे जाते हो तो वहां पर 2 स्पेसिफिक ऑनलाइन कलर्स आते हैं जो आप ऑफलाइन पे नहीं ले सकते। बाकी IP68 की रेटिंग मिलती है। अब अगर डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है भाई, वो पूरे दिन का बता दूं बहुत अच्छा है। 6.9 इंचेस का डायनेमिक LTPO AMOLED 2X डिस्प्ले आता है, जो कि 120 हर्ट्ज अडेप्टिव है। पीक ब्राइटनेस हर सिनेरियो में अभी भी बेटर है, पर यहाँ पे जो 2600 का नंबर है वो अभी भी वही है, वो ज्यादा आगे लेके नहीं गए। पर आउटडोर में विजिबिलिटी वगैरह उसको लेकर कोई इश्यूज नहीं है, मस्त तरीके से आते काम। बाकी डिस्प्ले का जो सबसे बड़ा फीचर था वो है प्राइवेसी डिस्प्ले। अब ये आप लोगों ने बहुत जगह देख लिया है, लिटरली बहुत काम आता है UPI एप्लीकेशंस पर, आपकी नेट बैंकिंग एप्लीकेशंस वगैरह पर, या फिर ऐसी कोई एप्लीकेशन जहां पर आप पासवर्ड या फिर अपने प्यार के इजहार ज्यादा करते हो, जैसे कि व्हाट्सएप वगैरह, तो उन सब चीजों को या तो पूरा डिस्प्ले या पूरी ऐप को ये प्राइवेसी में लेकर आ जाता है, या फिर पर्टिकुलर एरिया को भी, जैसे कि OTP वगैरह आना हो गया, उन एरियाज तक को भी ब्लॉक कर सकता है। और ये टेक भी कैसे काम करता है देखो, सिंपल है। अभी जैसे कि ये एक एग्जांपल है और
ये एग्जाम्पल में क्या हो रहा है अभी, जैसे कि अभी लाइट है, अभी मैं इसको स्प्रेड कर दे रहा हूँ तो यहाँ तक मेरे मुंह तक आ रही है लाइट, क्योंकि ये वाइड हो रखी है और सेम इसी तरीके से डिस्प्ले वर्क करता है। अब अगर इसके पैनल को मैं इतना ही रखूँ कि ज़्यादा बाहर ना आए, तो सेम इसी तरीके से लाइट रहती है, सीधी सीधी जाएगी। तो सेम ये प्राइवेसी डिस्प्ले पर काम करता हुआ दिखता है। और इसी तरीके से सेम जो ये टेक है या जो सिंपल वे में मैंने आपको बताया, इसी तरीके से इन पिक्सल को मैनेज करा गया है। तो भाई ये प्राइवेसी डिस्प्ले जितना मैं सोच रहा था ना कि ठीक है, बट उतना ही काम का रहा। बाकी डिस्प्ले 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज है, तो बैटरी सेविंग भी रहता है और आपका जो जिस एप्लीकेशन पे जितनी हर्ट्ज की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से चीजों को फुलफिल कर देता है। तो डिस्प्ले एक्सपीरियंस मस्त है। और जो आपका स्पीकर है ड्यूअल, अब ये और ज्यादा लाउडर हो गया है पिछली जनरेशन से। इवन मैं कहूंगा आईफोन से भी बहुत ज्यादा लाउडर देखने मिलता है। तो मेरा भी जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस था वो पूरा टॉप नॉच था और मेरे हिसाब से आप भी एकदम चीजें फुलफिल कर सकते हो। नाउ अगर कैमरा पे आते हो तो जो आपके कैमरा नंबर जो पहले 200 MP, 50 MP अल्ट्रा वाइड, 10 MP का 3x टेलीफोटो और 50 MP का 5x पेरिस्कोप लेंस आता है, ये सब लेंस वही है, इवन सेल्फी में भी। बस यहाँ पर चीजों में इंप्रूवमेंट ये है, जो 200 MP का अपर्चर है वो अभी यहाँ पर बढ़ चुका है और सेम जो 50 MP का जो पेरिस्कोप लेंस है वो भी बढ़ चुका है, मतलब अपर्चर बढ़ चुका है। तो बेसिकली जब लो लाइट सिनारियो में, डे में तो सब कुछ अच्छा है, लाइटिंग तो ऑलरेडी बेस्ट रहती है, और जब लेकिन लो लाइट सिनारियोस में आप जाते हो ना, तो वहां पर जो फोटोज में जो लो लाइट में जो कलर्स है, जो ब्राइटनेस है या जो व्हाइट वाला पार्ट है या ब्लैक वाला पार्ट है, वो और ज्यादा डिटेल में आता है और ज्यादा अच्छे लाइटिंग को गैदर कर लेता है, जिसकी वजह से फोटो और ज्यादा बेटर हो चुकी है प्रीवियस जनरेशन से। और यहाँ पर मैंने जितने फोटो सैंपल ट्राई करके देखे हैं भाई, सब में मस्त रहा। हालांकि मैं होली में उतना ट्राई नहीं कर पाया, रीजन ये था कि होली इस बार थोड़ी सी बहुत कंफ्यूजन थी भाई, मेरे साथ भी ऐसा थोड़ा स्कैम ही हो गया एक तरीके से। मैं पहले दिन मना नहीं पाया क्योंकि वो ग्रहण एंड ऑल वगैरह लगा हुआ था, सोचा कि शाम को खेलूंगा, शाम को खेलने नहीं गया, कोई रेडी नहीं था खेलने के लिए। नेक्स्ट डे ऑलरेडी पूरी दुनिया अपने काम पे लगी है, कुछ लोग खेल रहे हैं, बट वहां पे जाने में मुझे ऑड लग रहा है, तो मैं होली इस बार मना नहीं पाया। और मुझे ऐसा लगता है ऐसे बहुत लोग होंगे जिनके साथ ये इस बार स्कैम हुआ है। आप लोगों के साथ हुआ कि नहीं, कमेंट में मुझे जरूर बता देना। मेरे साथ तो हुआ भाई, मैं और वैशाली ने हम लोगों ने होली खेली है, 2 टिक्को वाली बस वो भी नेक्स्ट डे। सो बाकी बैक टू फोटोज, तो वहां पर जो सैंपल्स है अभी ये ज्यादा बेटर आते हैं, और डे लाइट में तो ऑलवेज बेटर थे, और इवन पोर्ट्रेट्स और ज्यादा बेटर आ रही है, लो लाइट में भी। तो कैमरास भी आपको चीजें फुलफिल अच्छी तरीके से करके देता है, और इवन लो लाइट फोटोग्राफी आपको नोटिसेबल ज्यादा बेटर फील होती है। और जो मेन कैमरा मैंने उस पर 12 MP की फोटोज नहीं ली है, ये एक एप्लीकेशन आती है, आप डालो, उसके बाद में जो आपको 24 MP का ऑप्शन मिलता है, उसके बाद में आप अच्छी खासी और ज्यादा बेटर डिटेल वाली फोटो ले सकते हो, और इसमें कोई लैग स्टटर भी नहीं है, एकदम स्मूथ चलता है। और लेंस स्विचिंग है ना, वो भी अभी कंप्लीटली पूरा स्मूथ हो चुका है, चाहे आप फोटोज में चाहो चाहे आप वीडियोस में जाओ। और इवन शटर स्पीड आपको फास्टर हो चुकी है, कलर एक्यूरेसी यहाँ पर इंप्रूव्ड हो चुकी है, स्किन टोन अब और ज्यादा नेचुरल लगते हैं और ज्यादा अच्छी फोटो आती है प्रीवियस जनरेशन से भी अगर कंपेयर करते हो तो। बाकी वीडियोस में आपके पास 8K 30 FPS है, बट मोस्ट ऑफ सिनारियोज में 4K 60 FPS यूज होता है। वहां पर वीडियोस आप डे और लो लाइट में बेटर लेके जा सकते हो। और एक नया ऑप्शन आया होराइजन लॉक, जो कि एक अच्छा फीचर माना जाएगा। जिनको बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि जिनको बोल दिया कि भाई मेरी वीडियो निकाल, तो वो क्या करते हैं, ऐसे आड़ा टेढ़ा करने लगते हैं, मतलब ऐसे ढंग से फोटो नहीं लेते या वीडियो नहीं लेते, तो उसकी वजह से आपकी वीडियो ज्यादा शेकी हो जाती है। तो होराइजन लॉक ऑन करो, अब इसके साथ आप पूरा फोन घुमा दो, या फिर आप ऐसे अगर इस तरीके से भी लेके जा रहे हो तो लेंस एकदम प्रॉपर तरीके से रहता है। इवन जो पहली अपडेट आई थी उसके बाद में एक नई अपडेट आई थी, तो अब ये और ज्यादा बेटर हो चुका है। पहले तो एक ऐसा जेली इफेक्ट रहता था, जेली नहीं एक मोशन ब्लर इफेक्ट था, अब वो मोशन ब्लर नहीं, अब वो ज्यादा स्टेडी और ज्यादा क्लियर हो चुका है। तो ये बहुत अच्छा मोड है, जिनको लाइक ऐसा है कि वीडियो बनवानी है जिनसे भी, तो वो अच्छी तरीके से बन के, और इवन 2K तक का भी ये सपोर्ट कर देता है और अच्छी डिटेल के साथ में आता है। डे में बहुत अच्छा है, लो लाइट में और ज्यादा बेटर हो जाएगा मुझे लगता है अपडेट्स के साथ में। तो वीडियोस में भी मेरी तरफ से चीजें फुलफिल कर देता है और फोटोज में भी। रोहित शर्मा, सूर्य और रोहित शर्मा।
और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस तो भाई डेफिनेटली बहुत अच्छा है। अपडेट्स वगैरह भी आपको लॉन्गर रन के लिए मिल जाते हैं। One UI 8.5 आया है जिसमें कुछ चीजों को अच्छी तरीके से इंप्रूव और बेटर कर दिया गया है। लाइक अगर आप कस्टमाइजेशन लॉक स्क्रीन हो गया या फिर ये जो नोटिफिकेशन पैनल हो गया उनकी साइज रिपोजिशनिंग वगैरह करना हो गया, तो ऐसे बहुत जगह पे कुछ बेटर इंप्रूवमेंट्स के साथ हमको देखने मिलता है। एक चीज है कि कुछ मिनिमल ब्लोटवेयर्स आते हैं, आप चाहो तो उनको अनइंस्टॉल कर सकते हो। बाकी कनेक्टिविटी के नंबर्स भी अच्छे हैं, मुझे ऐसे वाईफाई में, ब्लूटूथ में या कॉल के दौरान ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई है। अच्छी तरीके से मैं चीजों को यूज कर चुका हूँ। और फिंगरप्रिंट 3D अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, तो वो भी एक्यूरेसी के साथ अनलॉक्ड होता है, इवन गीले हाथों में भी हो जाता है। अब देखो रही बात, ये फोन है ना जिस प्राइसिंग पर इस बार आया है 1,40,000 स्टार्ट वाला वेरिएंट। हालांकि स्टार्टिंग में आपके सामने कुछ ऑफर्स है जिसमें आपको 512 GB वाला वेरिएंट है ना, वो आपको 256 GB वाले प्राइसिंग पर मिल जाएगा। तो स्टार्ट में कुछ दिन ये ऑफर चलेगा, बाकी और अदर एक्स्ट्रा कैशबैक वगैरह ऑफर्स भी आते हैं, तो वो सब चीजें भी आप स्टार्ट के डेज में क्लेम कर सकते हो। और मेरी तरफ से यहाँ पर अगर फाइनल वर्डिक्ट दूं तो सैमसंग S26 अल्ट्रा पर बाय करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो अगर आप S23 अल्ट्रा से आते हो तो डेफिनेटली ये फोन पर आप मेजर तरीके से अपग्रेड कर सकते हो। और अगर आप कोई दूसरे भी एंड्रॉइड यूज कर रहे थे जहां पर आपको चीजें थोड़ी सी ऊपर नीचे फील होती है, क्योंकि देखो कैमरा मस्त है, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस दी बेस्ट है, AI इससे बेटर आपको नहीं मिलेगा, और परफॉर्मेंस भी एकदम मस्त देखने मिल रही है, और चार्जिंग चीजें भी इंप्रूव्ड हो चुकी है। और देखो हाँ, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा, जो S26 अल्ट्रा के फीचर्स है क्या वो मुझे S25 अल्ट्रा में मिलेंगे या S24 अल्ट्रा में? तो इसको लेकर अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन अभी मेरे पास भी नहीं है। क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अपडेट के थ्रू आएंगे नहीं आएंगे, क्योंकि प्रीवियस डिवाइसेस में हुए थे। प्राइवेसी डिस्प्ले वाला बिल्कुल नहीं आएगा, ये बात ध्यान रख के चलना। और मैं इतना कहूंगा, और इनका इकोसिस्टम भी बहुत अच्छी तरीके से आता है। अगर आप सैमसंग लैपटॉप, वॉचेस वगैरह लेके जाते हो तो उनके साथ भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनाता है। अब जो प्राइवेसी डिस्प्ले जब ऑन होता है ना, तो एक चीज ध्यान रखना, ये थोड़ी डिटेल को लॉस करता है, मतलब थोड़ी डिस्प्ले अलग तरीके से बिहेव दिखती है। और ऑफ कोर्स वो डेफिनेटली निकल कर आएगा, क्योंकि यहाँ पर पिक्सल्स कम हो जाते हैं, एक अलग तरीके के पिक्सल चलते हैं। तो मेरा जो 120 घंटे का एक्सपीरियंस है, 5 दिन का जो एक्सपीरियंस था, वो मैंने आपके शेयर करा है। और सीरियसली डिवाइस काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स के साथ में देखने मिलता है। तो ऑन पेपर जाओगे तो बातें अलग है, बट रियलिटी यूज करने के बाद में एक्सपीरियंस जो है वो पूरा अलग है। अब इसका एक लॉन्ग टर्म रिव्यू भी आएगा, 1 महीने का, थोड़ा सा और लंबा यूज करने के बाद में कैसा रहा, और कंपैरिजन जैसे मैंने कहा आईफोन के साथ मेरा प्लान है। अगर चाहते हो वो वाली वीडियो तो कमेंट में बता देना, और कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो वो इसी वीडियो के नीचे छोड़ देना, ताकि वो वीडियो आपको एसएप मिल जाए। बाकी अगर आप चाहते हो कि आईफोन के साथ और कोई डिवाइस भी हम ऐड ऑन करें, जैसे कि वीवो के फोन्स भी आ रखे हैं, ओप्पो के फोन्स हैं, उनके फ्लैगशिप वाले, उनके साथ कंपेयर करें, वो बता देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मजे मारो, टेक केयर, बाय बाय।